कृषि से अधिक आमदनी लेने के लिए सबसे पुराना तरीका है उपज को बढ़ाना, और आज भी यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन सिर्फ अनाज वर्गीय फसलों को लगाने से हम किसानों का मात्र गुजारा ही हो पाता है। वहीं सब्जी और फूल वर्गीय फसलों में कम समय में अधिक मुनाफा देने की काबिलियत तो होती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इन फसलों के लिए है खेत का ऊंचा होना, क्योंकि ये पानी के प्रति बहुत ही संवेदनशील होती हैं। और दूसरी मुख्य चुनौती एक किसान के लिए इन फसलों में होती है उत्पादन के समय इनके दाम का सटीक अंदाजा लगाना, और ये हर किसी के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, चाहे वो किसान हो, कृषि वैज्ञानिक हो या फिर मंडी में बैठने वाले लोग हो। इसलिए सब्जियों की खेती करने वाला हर सफल किसान सामान्यतः कई सब्जियों को एक साथ लेकर चलता है, क्योंकि सब्जियों की खेती में ऐसा लगभग अधिकतर किसानों के साथ हो चुका होगा कि मेहनत और पैसा लगाकर हमने कोई एक सब्जी तैयार की और उसके तुड़ाई तक के पैसे ना निकल पा रहे हो उस समय के मार्केट रेट से। अब या तो और पैसे लगाकर तुड़ाई कराते रहिए और घाटा सहते रहिए, इसी आशा में कि आगे जाकर रेट सही होंगे। लेकिन कई बार फसल खत्म हो जाती है समय के साथ, लेकिन रेट मिलते ही नहीं, और एक बहुत बड़ा घाटा हो जाता है गलत अंदाजे के कारण, जिसके कारण किसान के मन में एक डर बैठ जाता है। और ये डर ऐसा होता है कि दोबारा उसी सब्जी को फिर से लगाने की हिम्मत एक सच्चा, जिद्दी और आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत किसान ही कर सकता है। लेकिन ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर किसान इसके बाद सब्जियों की खेती ही छोड़ देते हैं, और यही कारण है कि सभी राज्यों में ज्यादातर किसान एक निश्चित प्रकार की कोई एक अनाज की फसल लगाते हैं, क्योंकि अनाज के दाम ना तो बहुत कम होंगे और ना ही बहुत ज्यादा, और अगर किसी कारणवश ये बहुत कम भी हो जाएं, तो इन्हें संग्रहित करके आराम से रखा जा सकता है भविष्य में बेचने के लिए। यानी अनाज वाली फसलों में एक निश्चित पैसा आना ही आना है अगर पैदावार हुई तो। लेकिन सब्जियों को लंबे समय तक रखना सिर्फ कुछ को छोड़कर बाकी में यह संभव नहीं होता। जैसे आलू, कद्दू, सूरन और प्याज जैसी सब्जियों को पकने के बाद एक लंबे समय तक सामान्य परिस्थितियों में घर में भी संग्रहित करके रखा जा सकता है। लेकिन ये सब्जियां भी यदि कच्ची अवस्था में हैं, तो इन्हें भी ज्यादा दिन नहीं रखा जा सकता है, और तुरंत बेचना एक मजबूरी होती है किसान की। इसलिए मुख्य फसल के साथ अन्य फसल को लगाकर आमदनी को सुरक्षित करना और कम खेत में ज्यादा पैदावार लेने की कला को कृषि के शुरुआत से ही विकसित किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कई फसलों को एक साथ उगाना बहुत ही पेचीदा कला है, जिस पर आज के दिन तक हजारों नहीं लाखों रिसर्च हो चुकी हैं, और मैं पिछले कई सालों से इस पर अध्ययन कर रहा हूँ, और मैंने अनगिनत प्रयोग कई रिसर्च पेपर को पढ़कर और समझकर किया है अपने खेतों में। लेकिन फिर भी मुझे कुछ में तो सफलता मिली, लेकिन ज्यादातर फसलों में नुकसान ही हुआ। लेकिन दोस्तों, आपको यह नुकसान बिल्कुल ना हो, इसलिए आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको इंटरक्रॉपिंग का विज्ञान समझाऊंगा, ताकि आप भी सफल प्रयोगों को अपनाकर एक बेहतर आमदनी पा सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, एक पौधे को जीवित रहने के लिए या तो उसे अपने माहौल में ढलना पड़ता है, या फिर माहौल को अपने हिसाब से ढालना पड़ता है। यहाँ माहौल का अर्थ उसके जड़ क्षेत्र से है, यानी राइजोस्फीयर से। और यह कथन सभी पौधों के लिए अटल सत्य है, क्योंकि पौधे चलकर किसी दूसरे माहौल में नहीं जा सकते, और पौधों द्वारा जड़ क्षेत्र के माहौल को बदलने के अनगिनत साक्ष्य उपलब्ध हैं। ये मिट्टी के पीएच, तापमान और नमी के साथ मिट्टी के जैविक संरचना को भी प्राकृतिक तौर पर बदलकर अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर दो प्रकार के पौधे एक साथ होंगे, तो दोनों अपने अपने हिसाब से मिट्टी के माहौल को ढालने की कोशिश करेंगे, और इस कोशिश का दूसरे पौधे पर प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। मतलब एक बात तो साफ है कि असर तो होगा, चाहे यह फायदा करे या नुकसान, और इसी सिद्धांत पर इसका पूरा विज्ञान टिका हुआ है, जिसके हिसाब से सही पौधों के आपसी संबंध से आप कई लाभ पा सकते हैं। जैसे पैदावार बढ़ाई जा सकती है, कीटों से बचाव किया जा सकता है, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है, परागण की क्रिया में वृद्धि लाई जा सकती है, जैव विविधीकरण आपके खेत पर बढ़ जाएगा, घास और अन्य खरपतवारों का नियंत्रण भी किया जा सकता है, खाद और पानी की बचत की जा सकती है। इसके अलावा भी दोस्तों अन्य कई लाभ आपको मिल सकते हैं, इसलिए इसका ज्ञान अत्यंत ही आवश्यक है। दोस्तों, इंटरक्रॉपिंग या अंतर फसल विधि में पौधों के चुनाव में मुख्य 7 बातें ध्यान में रखी जाती हैं। ये हैं धूप की आवश्यकता, पानी और तत्वों की जरूरत, फसल अवधि, वनस्पतिक वृद्धि का तरीका, जड़ का प्रकार, रासायनिक प्रभाव और पौधरोपण का तरीका।
ये सातों मानक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी एक के बदलने से दूसरे मानकों पर भी असर पड़ेगा, लेकिन ये आपको सभी को समझने के बाद ही अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं धूप की जरूरत को। दोस्तों, फसल तो हजारों हैं और नाम आपको हमेशा याद नहीं रहेंगे, इसलिए ऐसे समझिए कि ठंड में होने वाली कम ऊंचाई की ज्यादातर फसलों में धूप की जरूरत कम होगी और गर्मी में होने वाली ज्यादा ऊंचाई वाली फसलों में धूप की जरूरत सबसे ज्यादा होगी। उदाहरण के लिए मटर, गोभी वर्गीय, साग वर्गीय, आलू, मूली, गाजर इत्यादि को कम धूप लगेगी। वहीं भिंडी, टमाटर, मिर्च, कद्दू वर्गीय, बैगन, मक्का, अरहर इत्यादि को ज्यादा धूप चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा कि ये फॉर्मूला 100% फसलों पर काम करेगा, लेकिन हाँ 95% फसलों पर यह फॉर्मूला बिल्कुल सही काम करता है और आसान तरीके से याद रखने का ये एक तरीके से मेरा फॉर्मूला है। तो आपको हमेशा ज्यादा धूप की जरूरत वाले पौधों के साथ हमेशा कम जरूरत वालों को लगाना चाहिए, ताकि धूप के लिए आपस में तनाव कम हो। दूसरा है पानी और तत्वों की जरूरत, लेकिन इसमें कई अपवाद हैं, इसलिए इसको अंत में समझेंगे। और फिलहाल बढ़ते हैं तीसरे बिंदु यानी फसल अवधि पर। दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि दो समान अवधि की फसलों की पैदावार एक साथ एक ही समय पर लेने पे मिट्टी में ज्यादा तत्वों की जरूरत एक काफी कम समय में हो जाती है और इसलिए इसको नियोजित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर फसल अवधि में अंतर है तो एक फसल पहले तैयार होगी और दूसरी फसल बाद में, और इससे दोनों फसलों की भरपूर पैदावार ली जा सकती है। जैसे गन्ने जैसी लंबी फसल के साथ धनिया, पालक, मेथी, साग, मटर, मूंग और गोभी जैसी छोटी अवधि की फसलें बिना किसी मुश्किल के ली जा सकती हैं। लेकिन अगर आपने मिर्च के साथ टमाटर या भिंडी या अन्य कोई लगातार पैदावार वाली समान अवधि की फसल एक साथ लगा दिया है तो एक की जरूरत दूसरे को प्रभावित करेगी और दोनों की पैदावार कम हो सकती है अगर आपने दोनों को पर्याप्त जगह नहीं दी है बढ़ने के लिए। चौथा बिंदु है वनस्पतिक वृद्धि का तरीका। दोस्तों, कुछ फसल शुरू में तेजी से बढ़ती हैं और कुछ एक समय अंतराल के बाद तेजी से बढ़ती हैं। जैसे कद्दू वर्गीय फसलें, धनिया, मूली, साग इत्यादि शुरू से ही बहुत तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन गन्ना, अदरक, हल्दी और अरहर जैसी फसलें शुरू के 2 महीने कम तेजी से बढ़ती हैं और इस बात का फायदा उठाकर ऐसी फसलों को साथ में लगाकर एक की पैदावार पहले ही ली जा सकती है दूसरे के अत्यधिक बढ़ने से पहले। पांचवा है जड़ का प्रकार और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं क्योंकि जड़ ऊपर से दिखती ही नहीं है, लेकिन इनके हिसाब से असर आसपास के सभी पौधों पर होगा। इसलिए हमेशा अलग अलग प्रकार के जड़ वाले पौधों को एक साथ लगाना चाहिए जिससे वे एक दूसरे के जड़ क्षेत्र में ज्यादा हस्तक्षेप न करें। इसलिए सामान्य तौर पर टैप रूट सिस्टम के साथ फाइब्रस रूट सिस्टम वाले पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन अगर दोनों पौधे फाइब्रस हैं या दोनों टैप रूट हैं तो दोनों की गहराई में अंतर होना चाहिए। जड़ को थोड़ा और विस्तार से हम अगले बिंदु यानी रासायनिक प्रभाव में समझेंगे। दोस्तों, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि नीम का एज़ेडिरैक्टिन, गुलदाउदी का पायरेथ्रिन और गेंदे के पौधे से निकलने वाले थायोपीन से अनेक प्रकार की दवाएं बनाई जाती हैं कृषि प्रयोगों के लिए और इनके पौधों में भी यही रसायन जड़ में भी होता है। इसलिए गेंदे से निमेटोड की समस्या खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि प्याज के गंध से गोभी वर्गीय फसलों के कई कीट दूर रहते हैं। इसी प्रकार दलहनी फसलों की जड़ों की गांठें राइजोबियम से नाइट्रोजन उपलब्ध कराती हैं और केले की जड़ों में पीएसबी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो खेती में जब भी आप कई पौधों को लगाते हैं तो इनके रसायन दूसरे फसलों को प्रभावित करते हैं। जैसे खीरे की फसल को यदि जमीन पर लगाया जाए मल्चिंग की तरह तो इससे निकलने वाले रसायन के कारण कई प्रकार के घास को यह नहीं उगने देगा। 7वां बिंदु है पौधरोपण का तरीका। इसके हिसाब से 2 मुख्य तरीके हो सकते हैं इंटरक्रॉपिंग के। पहला है एडिटिव सीरीज, यानी इसमें कुछ ऐड किया जाएगा यानी जोड़ा जाएगा, इसलिए इसमें मुख्य फसल की संख्या कम नहीं की जाती और दूसरी फसल पहली फसल के पहले, साथ में या बाद में लगाई जा सकती है पौधों के हिसाब से। इसके आम उदाहरण हैं बाग में लगने वाली फसलें। और दूसरा है रिप्लेसमेंट सीरीज, यानी कुछ रिप्लेस किया जाएगा यानी हटाया जाएगा, इसलिए इसमें कुछ मात्रा में मुख्य फसल को हटाकर दूसरी फसल लगाई जाती है उसी जगह में। और दोस्तों, अब बात करेंगे पानी और तत्वों की जरूरत की, जिसको मैंने अंत में बताने को कहा था, क्योंकि अब जब आप बाकी सभी बिंदुओं को सुन चुके हैं तो आप इस समय इस बात को समझ सकते हैं कि पानी और तत्वों की जरूरत हर पौधे की अलग तो होती ही है, लेकिन इसके साथ एक ही पौधे की पानी और तत्वों की जरूरत उसकी अवस्थाओं के हिसाब से भी बदलती है और इसके साथ
जड़ के प्रकार से भी तत्वों और पानी की जरूरत पर असर पड़ता है, क्योंकि टैप रूट ज्यादा तत्वों और पानी को गहराई तक जाकर ला सकती है। इसी प्रकार वनस्पतिक वृद्धि हो या फसल अवधि या फिर रासायनिक प्रभाव, इन सबसे पानी और तत्वों की जरूरत पर असर पड़ेगा। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको किस बात का इंतजार है? सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जैसे आपको इन बातों से कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, उसी तरह हमारे दूसरे भाई बंधु भी इन बातों को जान पाएं। दोस्तों, वैसे तो इतनी बातें हैं बताने के लिए कि आपको YouTube पर कई चैनल इंटरक्रॉपिंग के ऊपर ही मिल जाएंगे, जो रोज इसी पर कुछ न कुछ नया बताते रहते हैं और करते रहते हैं। लेकिन मैं आज के वीडियो का अंत कुछ सफल उदाहरणों के साथ करूंगा। तो आइए जानते हैं कुछ सफल उदाहरणों को। दोस्तों, मक्के के साथ सेम और कद्दू एक साथ लगाया जा सकता है बिना मक्के की संख्या को कम किए। सेम मक्के के ऊपर चढ़कर फलेगी और चिड़ियों के प्रकोप को भी रोकेगी, साथ में जमीन में नाइट्रोजन भी यह उपलब्ध कराएगी, और कद्दू मल्चिंग का काम करेगा और आपको तीनों से आय होगी। यह कॉम्बिनेशन 3 सिस्टर्स या 3 बहनों के नाम से काफी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार मक्के के साथ लोबिया लगाने से स्टेम बोरर के जो अंडे साथ में होने पर लोबिया पर भीवे देंगे, वे मर जाएंगे, क्योंकि लोबिया के पौधे को उन कीड़ों के लार्वा नहीं खा सकते और इनकी मात्रा जैविक रूप से नियंत्रित रहेगी। और साथ में लोबिया मक्के को नाइट्रोजन और आपको अतिरिक्त पैसा देगा। सभी प्रकार के बाग जो मैदानी क्षेत्रों में होते हैं, जैसे आम, अमरूद, संतरा, किन्नू, सीताफल इत्यादि में मूंग और उड़द लगाए जाने से इससे बाग में फल और फूलों की मात्रा ज्यादा होती है और आपको एक अतिरिक्त आय भी मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, बागों में लंबी अवधि की फसलें नहीं लगानी चाहिए और फसल अवशेषों को हमेशा जोत कर बाग में मिला देना चाहिए। इन्हें जलाने की गलती बाग के अंदर कभी मत कीजिएगा। अरहर और गन्ने के साथ चना, सोयाबीन, मूंगफली, धनिया और साग वर्गीय फसल की बुआई आप कर सकते हैं, लेकिन अरहर या गन्ना लाइन में होगा और बाकी ये फसलें बाकी बचे खेत में। लेकिन ध्यान रखिएगा, धनिया और साग के पत्तों को ही फसल के रूप में लेना है, ना कि इनके बीज के रूप में, क्योंकि अरहर में फूलावस्था तक या गन्ना बांधने की अवस्था पर पहुंचने से पहले ही आपको बाकी फसलों से पैदावार लेकर उनको खत्म कर देना है। अगला कॉम्बिनेशन है गेंदे के फूल के साथ गोभी का, लेकिन इसके लिए दोनों का पौधरोपण एक साथ करना चाहिए, जिसमें मुख्य फसल आपकी गेंदा होगी और गोभी इसमें आपको कम अवधि की लेनी पड़ेगी। इससे गेंदे में फूल अवस्था शुरू होने तक गोभी तैयार हो जाएगी और गेंदे के मुख्य फूल आने के समय सिर्फ गेंदा ही रहेगा आपके खेत में और इससे भी आप भरपूर पैदावार ले सकते हैं। इसी प्रकार नारियल और सुपारी के साथ काली मिर्च और पान की फसल ली जाती है दक्षिणी भारत में। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां चीड़ के पेड़ अधिकांश मात्रा में होते हैं, तो इनके साथ मूंगफली, अदरक और हल्दी बिल्कुल ली जा सकती है और ऐसा होता भी है हमारे मेघालय में। इसी प्रकार सिक्किम में बादाम के पेड़ों के साथ इलायची की फसल ली जाती है। यहाँ तक कि अगर आप धान ऊंचे खेतों में लगाना चाहते हैं तो मूंगफली या सोयाबीन के साथ लगाने पर कम पानी में भी धान अच्छा होगा। लेकिन इसमें दोनों को एक अलग निश्चित लाइन में ही लगाना होता है और इनका रेशियो 2:1 का होता है, यानी खेत में धान की लाइन नाली होगी जिसकी चौड़ाई 4 फुट होगी और बेड पर सोयाबीन और मूंगफली होगी जिसकी चौड़ाई 2 फुट होगी। यह विधि साधारण तौर पर पहाड़ी इलाकों में करते हैं या फिर अगर आपका खेत बहुत ही ज्यादा ऊंचा है या ढाल वाला खेत है जहां पानी रोकना मुश्किल होता हो। इसी प्रकार टमाटर के साथ गाजर लगाने पर काफी अच्छा परिणाम हमें मिलता है। इसी प्रकार निमेटोड प्रभावित मिट्टी में किसी भी दूसरी फसल के साथ गेंदे की फसल अवश्य लेनी चाहिए, अच्छे परिणाम मिलेंगे इससे आपको। गोभी के साथ प्याज लगाने से दोनों में कीटों का प्रकोप कम होता है। अंगूर के बाग में गेंदे के पौधे लगाने से कीटों और निमेटोड से बचाव होता है। और दोस्तों, मेरे हर एक कथन के पीछे कोई ना कोई रिसर्च और एक वैज्ञानिक कारण जरूर है और सभी को जानने के लिए इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, ताकि मैं मजबूर हो जाऊं इसका दूसरा पार्ट बनाने के लिए। इसके अलावा आप लोगों में से भी कई लोगों ने कई प्रयोग इंटरक्रॉपिंग पे जरूर किए होंगे। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि वो प्रयोग क्या थे, किस महीने में आपने उन्हें लगाया था, और थोड़ा विस्तार में बताइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपके हर एक कमेंट को पूरा पढ़ता हूँ और बहुत ही ध्यान से उसका जवाब देता हूँ। और मेरा ये वादा रहा कि जो भी अच्छे कॉम्बिनेशन आप मुझे भेजेंगे और उसके पीछे का विज्ञान मुझे सही लगेगा, तो आपके नाम के साथ उस कॉम्बिनेशन को मैं इसके दूसरे पार्ट में जरूर सभी को बताऊंगा। तो इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट्स का। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।